हेलो गाइस, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है रेलवे एनटीपीसी का क्लास, जिसमें हम लोग का जो भी सेट हो चुका है उसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में डाला हुआ है। ठीक है। और अभी टाइम है हम लोग का मिसलेनियस का। मिसलेनियस में हम लोग का ऑलमोस्ट 75 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं उससे आगे। वो करने से पहले जो कल मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, उसमें एक क्वेश्चन था आपका कि गांधी जी के फेवरेट सॉन्ग के बारे में। तो गांधी जी का फेवरेट सॉन्ग, तो देखो यहाँ पे दो सॉन्ग है जो गांधी जी के फेवरेट हैं। पहला कौन सा है? पहला है आपका रघुपति राघव राजा राम, और दूसरा है वैष्णव जन तेने कहिए। ठीक है। आपको उसमें क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन में दिख जाएगा, वैष्णव जन तेने कहिए और रघुपति राघव राजा राम। अब यहाँ पे आंसर कौन सा होगा ये मायने रखता है कि दोनों अगर साथ में दे दिया है तो कौन होगा। अगर यहाँ पे आपसे ये सिर्फ पूछा जाता है कि गांधी जी के फेवरेट भजन या सॉन्ग कौन सा है, तो ये होता वैष्णव जन तेने कहिए। पर यहाँ पे देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा और डिटेल दिया हुआ है। ठीक है। और मैंने इसको बहुत खोजने का कोशिश किया है कि ये इन्होंने आखिर कहा कहाँ है, लेकिन क्लियरली मिल नहीं पाया। पर रेलवे ने जो एक्सेप्ट किया था आंसर, वो था रघुपति राघव राजा राम। यानी कि अगर ये क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि गांधी जी ने अपने किस प्रिय भजन के बारे में ये कहा था, उनको उस गाना से, उस भजन से गीता से भी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, अगर इतना डिटेल दे दिया जाए तो होगा आपका रघुपति राघव राजा राम। क्योंकि ये भी इनका फेवरेट था, बहुत पॉपुलराइज किया था इन्होंने इस सॉन्ग को। लेकिन अगर सिर्फ आपसे ये पूछा जाए कि गांधी जी के फेवरेट भजन के रूप में आप किसको जानते हो, तो गांधी जी का फेवरेट भजन कौन सा था? ये था वैष्णव जन तेने कहिए। ये गुजराती भाषा में था। ठीक है। और ये उनका फेवरेट था। ये एक थोड़ा सा डाउट था कुछ बच्चों का, तो वो आप क्लियर कर लो। ठीक है। सिर्फ अगर पूछा जाए कि कौन सा फेवरेट भजन है, तो हो जाएगा वैष्णव जन तेने कहिए। ठीक है। आज के सेट का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसे फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है मिल्खा सिंह को। किसको कहा जाता है? मिल्खा सिंह को, जो हमारे देश के सबसे बड़े धावक के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको ब्रॉड करके दिया हुआ है। ऐसे आपको पूछा जाता है वयोवृद्ध नेता कौन थे, ठीक है, उसी को थोड़ा सा एग्जेगरेट करके लिखा हुआ है। भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है दादा भाई नेहरू को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चाचा के नाम से किनको जाना जाता है? तो चाचा के नाम से हम लोग सामान्यतः पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं। किनको जानते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप सब जानते हो इनको। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा शायद आप सबों को नहीं पता होगा। कर्नाटक गांधी के रूप में किनको जाना जाता है? कर्नाटक गांधी के रूप में यह है हेडेकर मंजप्पा। हेडेकर मंजप्पा को कर्नाटक गांधी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये वहाँ के एक बहुत सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है। कौन? हेडेकर मंजप्पा। कौन है ये? हेडेकर मंजप्पा। इनको जाना जाता है कर्नाटक गांधी के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा नेता स्वतंत्रता पूर्व देश बंधु के नाम से जाना जाता था? देश बंधु के नाम से। अब देखो, जब आप ऑप्शन देखोगे, यहाँ पे 5 ऑप्शन टोटल दिए हुए हैं, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा, क्योंकि ये सब है ही नहीं। देश बंधु के नाम से किनको जाना जाता है? ये है चित्तरंजन दास। किनको? चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास को हम लोग जानते हैं देश बंधु के नाम से। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन होता है, उनको दीन बंधु किनको जाना जाता है? यहाँ पे देश बंधु आपने देखा, अब है दीन बंधु। तो दीन बंधु के नाम से जानते हैं एंड्रूज को। ठीक है, एंड्रूज को। और देश बंधु चित्तरंजन दास को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है दादा भाई नेहरू जी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत की बुलबुल के नाम से या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो भारत की बुलबुल या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये जाना जाता है किनको? ये जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। किनको जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इनको भारत कोकिला या भारत की बुलबुल कहते हैं। ठीक है। और आप सरोजिनी नायडू के बारे में अगर जानना चाहो तो ये एक बहुत बड़ी विदुषी थी। ठीक है। और स्वतंत्रता सेनानी तो थी, आप जानते ही हो। और भारत की प्रथम
भारतीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी यही चुनी गई थी, सरोजिनी नायडू। क्या थी ये? भारतीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, अगर प्रथम महिला पूछा जाता है तो वो होती है एनी बेसेंट, लेकिन यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला मैं बोल रहा हूँ, इस कारण से आंसर है सरोजिनी नायडू। और ये 1925 में बनी थी, 1925 में अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भी यही चुनी गई थी, जिसको हम लोग प्रथम महिला के नाम से भी जानते हैं। और एक और खास बात, भारत की महिला दिवस, महिला दिवस इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट है जो आपको यहाँ से याद रखना है कि भारत की प्रथम राज्यपाल कौन थी, महिला राज्यपाल कौन थी? तो महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। और हम लोग हर वर्ष जो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, ठीक है, वो किनके जन्म दिवस पे मनाते हैं? वो सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर ही मनाते हैं। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यह 13 फरवरी 13 फरवरी को 13 फरवरी को हम लोग हर वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और ये दिवस किसके यादगार में मनाते हैं? सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले किसने राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित किया था? राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले महात्मा गांधी को किसने उल्लेखित किया था? तो ये है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत, हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया है? यह है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में। ठीक है, अब देखो याद कैसे रहेगा? देखो यहाँ पे आप अगर मोहम्मद अली जिन्ना का बात करो तो मोहम्मद अली जिन्ना को एक अच्छे नेता के रूप में भी जाने जाते थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को एक अच्छा नेता भी समझा जाता था और उनको ये माना जाता था कि अगर वो कोशिश करें तो हिंदू मुस्लिम एक हो सकते हैं। तो इसीलिए सरोजिनी नायडू ने इनको क्या कहा? हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में, यानी ये दूत हैं हिंदू मुस्लिम एकता के। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अंतरात्मा रक्षक यानी कॉन्शियंस कीपर किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी के जो अंतरात्मा रक्षक है वह किनको जाना जाता है? तो वह किनको जाना जाता है? वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। महात्मा गांधी के अंतरात्मा रक्षक के रूप में जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और देखो ये पूछा गया क्वेश्चन है 2006 में, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते भी नहीं है। ठीक है, तो महात्मा गांधी के अंतरात्मा रक्षक के रूप में किनको जाना जाता है? यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के किस राजा को आधुनिक लेखकों ने राजा के वेश में सन्यासी कहा था? प्राचीन भारत के किस राजा को आधुनिक लेखकों ने राजा के वेश में सन्यासी माना था? तो कौन से लेखक हैं वो हैं अशोक। अशोक को ये प्राचीन भारत के एक बहुत ही महान राजा रहे और इनको राजा के वेश में सन्यासी कहा गया है अभी आधुनिक लेखकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसे गांधी जी का कॉन्शियंस कीपर कहा जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा गांधी जी का कॉन्शियंस कीपर कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। कॉन्शियंस कीपर या क्या था उसमें, हिंदी में क्या था? हिंदी में था अंतरात्मा की रक्षा। ठीक है, अंतरात्मा रक्षक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, शक्ति स्थल नाम दिया गया है, शक्ति स्थल किसको नाम दिया गया है? तो शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी की समाधि का नाम। इंदिरा गांधी के समाधि का नाम क्या है? शक्ति स्थल। ठीक है, तो आज हम लोग सेशन के लास्ट में सारे को कवर करने वाले हैं। कल देखो, कल जो हमारे सेशन के एंड में हम लोगों ने लिया था वो था कुछ उपनाम, और अभी वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ आज हम लोग जो भी समाधि स्थल हैं उनके भी नाम को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो शक्ति स्थल इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चंस आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? पंजाब का शेर, पंजाब का शेर, पंजाब के शेर के रूप में जाने जाते हैं लाला लाजपत राय। किनको जाना जाता है? पंजाब के शेर। ठीक है, पंजाब के शेर के रूप में किसको जानते हैं? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है कि मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? मैन ऑफ डेस्टिनी,
मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता था नेपोलियन को। किनको जाना जाता था? मैन ऑफ डेस्टिनी, नेपोलियन। तो पंजाब का शेर कौन हुआ? लाला लाजपत राय। और मैन ऑफ डेस्टिनी किनको जाना जाता है? ये है नेपोलियन। अगला क्वेश्चन है कि आपको दो टेबल दिया हुआ है, आपको मैच करना है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। चलिए देखते हैं क्या क्या है टेबल में। तो देखो, देखते हैं पहले पॉइंट क्या क्या है। तो टेबल 1 में है कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान, ठीक है। यानी आपको कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स वगैरह दिए हुए हैं, आपको उनसे मैच करना है कौन सा सही है उनका हेडक्वार्टर। तो अगला है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं नैदानिक संस्थान। इसके बाद है सूक्ष्म जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान। तो अब आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा 2, ठीक है, 2। अब चलिए मैच करके देखते हैं। तो पहला है आपका केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान ये कहाँ है? तो ये है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है। तो आपका एक का आंसर हो गया 4, यानी लखनऊ। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं नैदानिक संस्थान। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं नैदानिक संस्थान ये बहुत बार पूछा गया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग संस्थान कहाँ है? तो ये है आपके हैदराबाद में, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 2। तीसरा आपका सूक्ष्म जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान। सूक्ष्म जैविक यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो कहाँ है? तो सूक्ष्म जैविक आपका प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ है? ये है चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ कहाँ है? चंडीगढ़ है आपके ऑप्शन 1 में, ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान ये कहाँ है? ये है नई दिल्ली में और ये है ऑप्शन 3 में, ठीक है। तो ये 4 देखो संस्थान आए। अब आगे के सीरीज में हम लोग ये भी कवर, हेडक्वार्टर भी कवर करने वाले हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ है वो भी कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका ये जो मिसलेनियस है ना, इसमें जो भी टर्म्स वगैरह ये सब चीज आते हैं, हेडक्वार्टर्स वगैरह ये सब आपका कवर होगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग कवर करते जाएंगे। एक ही दिन में अगर सब चीज पढ़ लेंगे तो फिर आपको याद नहीं रहने वाला है। तो चलिए एक बार जो जो आया उसको आप फिर से रिवाइज कर लो। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान कहाँ है? केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान ये है लखनऊ में, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं नैदानिक संस्थान, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये हैदराबाद में। इसके बाद सूक्ष्म जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान, सूक्ष्म जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान ये है आपके चंडीगढ़ में। इसके बाद राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान ये है नई दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? ये कौन है? ये है मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा, इनको जाना जाता है भारतीय स्वतंत्रता की माता, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कौन जानी जाती है? मैडम भीकाजी कामा, जिन्होंने पहला राष्ट्रध्वज फहराया था 1907 में। कब फहराया था? 1907 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है जैनुअल आबदीन को। किसको कहा जाता है? जैनुअल आबदीन को क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर। बहुत ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? जैनुअल आबदीन। किसको कहा जाता है? जैनुअल आबदीन। तो जैनुअल आबदीन को क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। बिस्मार्क भारत का किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इन्होंने भारत का एकीकरण किया था। अगला क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो किनको जाना जाता है फ्रंटियर गांधी? ये है अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां जो पाकिस्तान के, ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के, ये आपका मोहम्मद जाई पठान कबीले के संबंधित हैं, ठीक है। कौन से? मोहम्मद जाई पठान कबीले, इससे ये संबंध रखते हैं। और इन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था। कौन सा? खुदाई खिदमतगार। ये आप नाम रखना, याद रखना आंदोलन का, खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने चलाया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था और स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया था, जिनके कारण
इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी की समाधि के रूप में जाना जाता है। तो राजीव गांधी के समाधि को क्या कहते हैं? तो राजीव गांधी के समाधि को कहते हैं वीर भूमि। क्या कहते हैं? वीर भूमि। तो अभी तक आप लोगों ने देखा, जो भी समाधि स्थल हम लोगों ने देखा है, तो उसमें से सबसे पहला था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल, इसको कहते हैं विजय घाट। उसके बाद हम लोगों ने देखा इंदिरा गांधी का, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को कहते हैं शक्ति स्थल। और अभी आप देख रहे हो राजीव गांधी के समाधि स्थल, तो राजीव गांधी के समाधि स्थल को कहते हैं वीर भूमि। ठीक है, देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जो भी आपने पुराना पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल करने का कोशिश करो। अगर याद नहीं आता है तो उसको फिर से एक बार देख लो ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, जब आप रिकॉल करते हो ना, तभी आपको ज्यादा टाइम तक वो चीजें याद रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मपुत्र के निकाय के रूप में जाने जाते हैं? ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी आप जानते हो, उसी के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के निकाय के रूप में किनको जाना जाता है? चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। मेहंदी हसन, जगजीत सिंह, भूपेन हजारिका और देव आनंद। अब देखो जब आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो इसमें एक नाम आपको स्ट्राइक करेगा जो हो सकता है सर, वो है भूपेन हजारिका। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी ये नॉर्थ ईस्ट में बहती है और नॉर्थ ईस्ट से एक बहुत ही फेमस इंसान वो है भूपेन हजारिका। ये एक प्लेबैक सिंगर थे, ठीक है, एक लिरिसिस्ट भी थे, एक फिल्म मेकर थे, यानी अपने टाइम के बहुत ही फेमस रहे हुए। इनको भारत रत्न, पद्मश्री और जो भी अवार्ड हो सकते हैं प्रेस्टिजियस, वो सब इनको मिला हुआ है। ठीक है, इसी कारण से आपका जो आंसर होगा वो होगा भूपेन हजारिका, ब्रह्मपुत्र के निकाय के रूप में। अब देखो भूपेन हजारिका अभी करंट न्यूज में हैं, इस कारण से आपको इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। भूपेन हजारिका सेतु आपने नाम सुना होगा, जो असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में बनाया गया है और यह है देश का सबसे लंबा पुल। और ये लोहित नदी पर है, जो ब्रह्मपुत्र नदी का ही एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, लोहित नदी, तो ये सबसे लंबा पुल है और ये इसको क्या नाम दिया गया? भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसको जानते हैं? ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है भारत का। अगला क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो गुरुदेव नाम से जाने जाते हैं वह कौन है? तो गुरुदेव नाम से आप सब जानते हो कौन फेमस है, ये है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव नाम से जाना जाता है। पर आपके लिए इंपॉर्टेंट अब ये है कि गुरुदेव टाइटल उनको दिया किसने? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था इनको टाइटल गुरुदेव। एक्चुअली में रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहकर संबोधित किया। महात्मा, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? ये गुरुदेव यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। अब जब इन्होंने इनको महात्मा कहा तो इन्होंने, अब जानते हो ना, कोई गिफ्ट अगर आपको कोई देता है तो आप रिटर्न गिफ्ट देते हो, तो इन्होंने भी रिटर्न गिफ्ट दिया, उनको रिटर्न टाइटल दिया और वो गुरुदेव का। ठीक है, तो महात्मा टाइटल रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को दिया और गुरुदेव महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को वापस किया। ठीक है, ये दो टाइटल है जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लोकनायक की उपाधि के नाम से किनको जाना जाता है? लोकनायक, लोकनायक की उपाधि किनको दिया गया है? लोकनायक, ये कौन है? यह है जयप्रकाश नारायण। इनका अगर आपने कहीं पे स्टोरी पढ़ा होगा तो वहां पे लिखा ही जाता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चंस इतने ही लेने वाले हैं, क्योंकि आप सबका ही डिमांड था 25 क्वेश्चंस एक दिन में होने चाहिए। लेकिन मैंने अगर मैं चाहूँ तो मिसलेनियस में 50 क्वेश्चंस आराम से आ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, आपका वीडियो छोटा होता है। लेकिन मैंने क्वेश्चन को लिमिट किया हुआ है, इसके साथ ही मैं आपको पर डे थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप क्वेश्चंस में नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जो लिस्ट हम लोग अभी देख रहे थे उसी को हम लोग कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे उसमें और क्या क्या आता है आपके लिए। तो कल हम लोगों ने जो भौगोलिक उपनाम देखे थे उसको आज अभी आपको रिवाइज करना है। तो आपको मैं कुछ सेकेंड का टाइम दूंगा, आप आंसर सोचना, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर से उसको रिकॉल करने का कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहला था उगते सूर्य का देश। उगते सूर्य का देश, देखो जब तक मैं रिपीट करता हूं ना तब तक आपको आंसर दिमाग में ले आना है कि आंसर क्या होगा। तो उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। ठीक है,
दूसरा था आपका सेकेंड न्यूफाउंडलैंड। सेकेंड न्यूफाउंडलैंड, सेकेंड न्यूफाउंडलैंड ये किसको जाना जाता है? ये है आपका जापान। तो जापान का दो टाइटल था, उगते सूर्य का देश और सेकेंड न्यूफाउंडलैंड। इसके बाद था डूबते सूर्य का देश। डूबते सूर्य का देश ये किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है ब्रिटेन को। ब्रिटेन को जाना जाता है डूबते सूर्य का देश। इसके बाद था मध्य रात्रि सूर्य का देश। मध्य रात्रि सूर्य का देश ये जाना जाता है नॉर्वे को। मध्य रात्रि सूर्य का देश ये किसको जाना जाता है? नॉर्वे को। इसके बाद था आपका प्रातःकालीन शांति का भूमि। प्रातःकालीन शांति का भूमि, प्रातःकालीन शांति का भूमि ये जाना जाता है। अब मैंने इसको बताया था शांति से आपको याद रखना है सियोल, ठीक है, शांति का सियोल पुरस्कार होता है। तो सियोल कहाँ है? ये है आपका दक्षिण कोरिया में। तो प्रातःकालीन शांति की भूमि दक्षिण कोरिया है। इसके बाद था हर्मिट किंगडम। तो ये दोनों साथ में ही था, हर्मिट किंगडम और प्रातःकालीन शांति की भूमि ये जाना जाता है दक्षिण कोरिया को, ठीक है। इसके बाद आपका पूर्व का मोती। पूर्व का मोती, पूर्व का मोती, तो पूर्व का मोती जाना जाता है सिंगापुर को। किसको जाना जाता है? सिंगापुर को। तो सिंगापुर को कहा जाता है पूर्व का मोती। इसके बाद है यूरोप का रोगी। यूरोप का रोगी, यूरोप का रोगी ये है टर्की। टर्की को जाना जाता है यूरोप के रोगी के रूप में। इसके बाद है कंगारुओं का देश। तो ये आप सबको पता होगा, कंगारुओं का देश ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज, लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज, लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज भी जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। इसके बाद प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश, तो प्यासी भूमि का देश के रूप में जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ये भी है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को ही जाना जाता है लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज, प्यासी भूमि का देश। इसके बाद था लैंड ऑफ गोल्डन वूल। लैंड ऑफ गोल्डन वूल, तो ये भी है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज और लैंड ऑफ गोल्डन वूल ये दोनों है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का कहवा पात्र। विश्व का कहवा पात्र, विश्व का कहवा पात्र ये कौन सा है? ये है ब्राजील। ब्राजील को जाना जाता है विश्व का कहवा पात्र के रूप में, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था सांपों का देश। सांपों का देश कौन है? ये भी है ब्राजील। सांपों का देश ब्राजील, ठीक है। तो आई होप कि जो भी आपने पढ़ा था वो आपका रिकॉल हो गया होगा। और देखो इसमें रिकॉल करवाने का मेरा एक ही मोटिव है। देखो इन सारे चीजों को ना जब तक आपको सामने से कोई पूछे नहीं तो आपको याद नहीं होता है। और अगर बार बार वही चीज आप रिपीट करते हो ना, भले ही थोड़ा सा बोरिंग लगे पर वो आपको याद हो जाती है, ठीक है। इसी कारण से मैंने इसको न्यू ट्रेंड थोड़ा सा इसमें लाया हुआ है कि मैं डेली इसको जितना पढ़ाऊंगा थोड़ा सा उसका रिवाइज करवा दूंगा आंसर ढक के, ताकि आपको वो रिकॉल हो जाए। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कंटिन्यू करना, नहीं तो फिर आप बैक करके चले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको याद करना है वो यहाँ पे डटे रहोगे, ठीक है, वो यहाँ से भागोगे नहीं। चलिए आज देखते हैं जो आगे हम लोगों को न्यू देखना है वो देख लेते हैं। तो न्यू में सबसे पहला जो आपका है वही यूरोप का अखाड़ा। यूरोप का अखाड़ा, यूरोप का अखाड़ा किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है बेल्जियम को, ठीक है। यूरोप का अखाड़ा किसको कहा जाता है? बेल्जियम को। और कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप ये भी कहा जाता है बेल्जियम को। तो दो चीजें हो गई यहाँ से, यूरोप का अखाड़ा, अखाड़ा किसको कहा जाता है? यूरोप का, बेल्जियम को। और कॉकपिट ऑफ यूरोप ये भी बेल्जियम को। इसके बाद है मोतियों का द्वीप। मोतियों का द्वीप, मोतियों का द्वीप किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है बहरीन को, मोतियों का द्वीप। अभी ऊपर आपने देखा था पूर्व का मोती, तो पूर्व का मोती है सिंगापुर, लेकिन मोतियों का द्वीप कौन सा है? यह है बहरीन। मोतियों का द्वीप कौन सा है? बहरीन, ठीक है। इसके बाद है एंटिलीज का मोती। एंटिलीज का मोती, एंटिलीज का मोती है क्यूबा। एंटिलीज का मोती, देखो मोतियों का द्वीप कौन है? मोतियों का द्वीप है बहरीन, लेकिन एंटिलीज का जब मोती पूछा जाए तो वो हो जाएगा क्यूबा। एंटिलीज का मोती, अभी हाल ही में किसी एग्जाम में ये पूछा गया था, एंटिलीज का मोती किसको जाना जाता है? तो एंटिलीज का मोती के रूप में जाना जाता है क्यूबा को। इसके बाद विश्व का चीनी का पात्र या चीनी का कटोरा, तो ये भी क्यूबा है। ये बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। विश्व का चीनी का पात्र या विश्व का चीनी का कटोरा, यह है क्यूबा। एंटिलीज का मोती किसको कहा जाता है? ये भी है क्यूबा। इसके बाद था मैपिल लीफ का देश। मैपिल लीफ का देश,
मैपिल लीफ का देश ये है कनाडा। कौन है मैपिल लीफ का देश? ये है कनाडा। मैपिल लीफ का देश कौन सा है? ये है कनाडा। लिली का देश, लिली का देश कौन सा है? ये है कनाडा। लिली का देश कौन सा है? ये है कनाडा। नील का वरदान ये है मिस्र। नील नदी आप जानते हो, ठीक है, नील नदी। तो उसी नील नदी के बारे में बात किया जा रहा है। नील नदी का वरदान ये कौन सा है? ये है मिस्र। और नील का उपहार या वरदान सेम चीज हो गया, तो दोनों हो जाएगा आंसर मिस्र, ठीक है। हजार झीलों की भूमि, हजार झीलों की भूमि ये है फिनलैंड। हजार झीलों की भूमि कौन सी है? फिनलैंड। अब मछली का फिन्स देखते हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे फिन्स रहते हैं। तो जो हजार झीलों का जो भूमि है उसमें इसी तरह से झील बहुत सारे हैं, इसी कारण से इसको कहा जाता है हजार झीलों की भूमि फिनलैंड, ठीक है। एक याद रखने के लिए थोड़ा सा आप लगा सकते हो, आपको जो भी आता है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को ना आप पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर कोई आपका लॉजिक सेट होता है तो आप वो लॉजिक लगा के याद रखो। आप कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को लिस्ट में याद मत रखना। जो बहुत सारे ट्रिक्स को मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे टीचर लोग क्या करते हैं ना, 50-60 नाम जोड़ के या 20-25 नाम जोड़ के एक ट्रिक बना देते हैं। ऐसे चीजों में वहां पे आप फंस जाते हो। देखो कुछ कुछ चीजों में आपको आसानी होता है उन ट्रिकों से। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ट्रिक गलत है, ट्रिक सही है, बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन बहुत उसका सिलेक्शन होना चाहिए कि किस जगह पे आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। बहुतों को मैंने देखा है कि पहला नाम लेकर और इसका भी पहला नाम लेकर वो लोग ट्रिक बना देते हैं, तो वो यूजलेस हो जाता है, ठीक है। आपको उस तरह से ट्रिक बना के इन सारी चीजों को याद नहीं करना है। इसमें पर्टिकुलर चीज होना चाहिए। आप अगर कुछ लगाते हो, जैसे मैंने यहाँ पे हजार झीलों की भूमि में फिनलैंड लगा दिया, फिन से हमको याद है कि इस तरह के बहुत सारे होते हैं, तो ये हो गया झील। इस तरह के पर्टिकुलर क्वेश्चन से अगर आपको कोई भी ट्रिक लगता है तो वो आप लगा के याद करो, वो आपको लंबा टाइम तक याद रहेगा और एग्जाम में काम भी आएगा। तो हजार झीलों की भूमि के नाम से किसको जाना जाता है? यह है फिनलैंड। और संगमरमर की भूमि के नाम से जाना जाता है इटली को। संगमरमर की भूमि, संगमरमर की भूमि इसके नाम से जाना जाता है इटली को, ठीक है। अब देखो इटली से आप याद रखना कि इटली, आप इडली जो खाते हो, इडली खाते हो, ये व्हाइट व्हाइट होता है, ठीक है, और ये संगमरमर टाइप दिखता है। तो संगमरमर की भूमि कौन सा है? यह है इटली, ठीक है। यूरोप का भारत भी कहा जाता है इटली। यूरोप का भारत कौन है? इटली। और आज का बस हम लोग लास्ट यहाँ पे देखेंगे मरकत द्वीप। मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है आयरलैंड को, ठीक है, आयरलैंड। आयरलैंड को जाना जाता है मरकत द्वीप के नाम से। तो चलिए जो जो आज हम लोगों ने देखा, बस आपका टारगेट इतना ही रहना चाहिए कि जितना मैं आज बताता हूं आपको ये याद करना है, आगे के बारे में आपको नहीं सोचना है। आगे के बारे में हम लोग आगे के दिन सोचेंगे। तो आज का टारगेट आपको कंप्लीट करना है, और आज का टारगेट आपका है कि यूरोप का अखाड़ा से लेकर यहां तक करना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप कल से पहले तक इसको 3 बार 4 बार देख लेना, ठीक है। मरकत द्वीप तक, यहां तक आपका टारगेट है। यूरोप का अखाड़ा के नाम से कौन जाना जाता है? यह है बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम यूरोप का अखाड़ा। कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है बेल्जियम को। मोतियों का द्वीप बहरीन, ठीक है, मोतियों का द्वीप किसको जाना जाता है? बहरीन को। और एंटिलीज का मोती किसको जाना जाता है? क्यूबा को। एंटिलीज का मोती। इसके बाद है विश्व का चीनी पात्र, चीनी का कटोरा, ये भी है क्यूबा। मैपिल लीफ, मैपिल लीफ का देश ये भी है कनाडा, ठीक है। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा, और मैपिल लीफ, मैपिल लीफ का देश ये है कनाडा, ठीक है। लिली का देश, लिली का देश ये भी है कनाडा। तो कनाडा हम लोगों ने 2 चीज देखा, ये है मैपिल लीफ और लिली। मैपिल लीफ और लिली, लिली फूल आप जानते हो, ठीक है, वो है कनाडा। नील का वरदान और नील का उपहार, ये दोनों क्या है? ये दोनों है मिस्र। नील का वरदान या उपहार सेम चीज हुआ, तो ये जाना जाता है मिस्र को। और हजार झीलों की भूमि यह है फिनलैंड, ठीक है। संगमरमर की द्वीप, सॉरी, संगमरमर की भूमि यह है इटली। यूरोप का भारत भी है इटली। उसके बाद है मरकत द्वीप, मरकत द्वीप आयरलैंड। कौन सा है मरकत द्वीप? आयरलैंड। देखो जो आपने शायद रेयरली पढ़ा होगा या आपको याद नहीं होगा, वो है एक मरकत द्वीप। उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, एंटिलीज के मोती और मोतियों का द्वीप, ठीक है। और एक आपने ये शायद आपको याद नहीं होगा, मैपिल लीफ का देश, ठीक है, और लिली का देश। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसको आपको थोड़ा सा फोकस करके पढ़ना है, ठीक है। और एक संगमरमर की भूमि, और रेस्ट आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो इसको आप थोड़ा सा फिर से देख लेना कि मोतियों का द्वीप है बहरीन, लेकिन एंटिलीज का मोती है क्यूबा, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स, तो आज के सेशन बस इतना ही।
जो भी टारगेट आज आपको मिला हुआ है वो टारगेट आप कल जो आओगे वो कंप्लीट करके ही आना, ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं कल अगले सेशन में, टेक केयर, बाय बाय।